सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो नया राजन सीरीज है आपका 2023 संस्करण का, उसको मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने 20 प्रश्न आपको बता दिए थे। अब इस क्लास में मैं आपको आगे के प्रश्न बताने वाला हूं और यहाँ से आप सीख पाएंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर ढंग से कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप प्रश्नों को समझिए और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ की सभी वीडियोस सेकेंड सेमेस्टर मैंने पूरा सिलेबस भी पढ़ाया है और राजन पवन सीरीज पहले भी पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो आप जरूर सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है सेकेंड सेमेस्टर का, आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास कोई बहाना नहीं कि मैं तैयारी अपनी कम रखूं या ना करूं। तो आप जरूर से जरूर तैयारी करिए और सभी अपने मित्रों के भी कराइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसके बाद देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सभी प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 21 है, परिमेय संख्या ऋण 24/45 के समतुल्य संख्या है। तो ऋण 24/45, अब देखिए ऊपर नीचे किसी एक संख्या से हम काट सकते हैं, आपको पता है। तो 3 से यहाँ पे अगर देखिए तो ये कटेगा, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 1 और 5 15 45। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 8/15, क्योंकि ऋण यहाँ पे है तो ऋण 8/15 इसका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बा में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, समीकरण x/4 धन 10 बराबर ऋण 4 में x का मान होगा। अब देखिए आप हर समान कर लीजिए, तो हर समान करेंगे 10 के नीचे 1 था, यहाँ 10 के नीचे 1 था, अब 4 कर रहे हैं तो 4 से ऊपर गुणा होगा, तो हो जाएगा x धन 40 बराबर ऋण 4 के, या फिर इसी को लिख सकते हैं अब 4 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा इधर गुणे में, तो ये हो जाएगा -16 और x बराबर कितना आ जाएगा -16 और -40 उधर चला जाएगा, 40 तो -40 हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है। तो ऋण 56 जो हो जाएगा यह x का मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग यानी कि 1.6 का वर्ग। अब 16 का वर्ग आपको पता है 256 होता है, तो 16 का वर्ग 256 लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 1.6 का गुणा 1.6 में हो रहा है, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। मान कितना आएगा 2.56 और मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में आएगा, तो 2.56 वर्ग मीटर ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कटती हैं, तो 2 4 6 8 10 ये हो गई सम संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो खुद से या किसी और संख्या से कटती हो और कोई संख्या उनकी भाज्य ना हो। ठीक है, खुद से या एक से केवल कटेंगी और किसी संख्या से नहीं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 3 5 7, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या हो और सम हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे छोटी और सम संख्या और अभाज्य, सबसे छोटी सम संख्या 2 है और 2 अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन बाद 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 25, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी, आधार 15 सेमी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, ये पूछ रहा है। तो त्रिभुज अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले दिया है 45 और 1/2, आधार दिया है 15 इंटू एच हाइट निकालना है। तो एच निकालने के लिए एच को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 45 गुणे 2/15, 15 से 45 काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा और 3 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन दा में दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो असमान परिमेय संख्याएं, जैसे 1/86 है और 85/86, ये दो असमान परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बीच अब देखिए क्या आएगा, 2/86 भी आएगा, 3/86 भी आएगा, 7/86 भी आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं, यानी कि अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा अनंत, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो पहले 21 की अनुवर्ती संख्या निकाल लीजिए। 21 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 22। किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए, मतलब उसके बाद आने वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 21 में एक जोड़ेंगे, हो जाएगा 22। अब 22 की अनुवर्ती संख्या आपको निकालना है, तो 22 की अनुवर्ती संख्या 22 में एक जोड़ दीजिए, आ जाएगा 23। तो इस तरीके से ऑप्शन दा जो हो जाएगा 23, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अनुवर्ती संख्या के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में भाषा को पढ़ना आना चाहिए। लैंग्वेज, जब तक आप प्रश्न की भाषा, प्रश्न आपसे पूछ के आ रहा है, ये नहीं सीखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न में मुझे याद है कि बहुत लोग गलती करके आए थे, बहुत सारे लोगों ने क्या जल्दबाजी में 22 सही लगाया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा की माप होगी। अब देखिए एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया है वह हेक्टेयर में दिया है, और जो मैदान की, इसी मैदान की एक भुजा दिया है वह मीटर में दिया है, और उत्तर जो पूछ रहा है वह दूसरी भुजा की माप पूछ रहा है, और वो भी आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे मीटर में पूछ रहा है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो हमको क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है, एरिया देखिए दिया गया है 0.5 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से अगर एरिया हम लोग लिखना चाहें तो हेक्टेयर की जगह हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया आयत का। और एक भुजा, यहाँ पे देखिए आयत की एक भुजा, एक आयताकार मैदान है और इसकी एक भुजा जो है वह 125 मीटर है। तो यहाँ से हमको अब एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ए बराबर होता है एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो एक भुजा जो हमको पता है वह हम लोग रख देते हैं 125 मीटर, और दूसरी जो नहीं पता है उसको x मान लेते हैं, इंटू x कर देते हैं, और x बराबर हो जाएगा अब 125 जो हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 5,000 में भाग होगा। अब 125 से 500 को काटेंगे तो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा और शून्य बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 40, और ये आएगा मीटर में। तो 40 मीटर, यानी कि दूसरी जो भुजा हो जाएगी उसका जो मान हो जाएगा वह 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है बस, और आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, 1 घन मीटर बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के, तो 1000 या 1000 लीटर के। अब देखिए 1 घन मीटर होता क्या है, पहले ये आप सोच के देखिए। लिखा है 1 घन मीटर, 1 घन मीटर मतलब हो गया, घन मीटर से आप क्या समझ पा रहे हैं, जहां भी घन मीटर या मीटर क्यूब लिखा होता है, 1 मीटर क्यूब यहीं पे अगर लिखा होता
तो इसका मतलब होता है ये मीटर क्यूब क्या दर्शा रहा है, आयतन दर्शा रहा है। और ये किसका आयतन दर्शा रहा है, एक ऐसे घन का आयतन दर्शा रहा है जिसकी जो भुजा है वह 1 सेंटीमीटर है। घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 है। ठीक है, तो ऐसा घन है जिसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर है। अब आप इमेजिन करिए 1 मीटर, आपको पता है 1 फीट और 1 मीटर का आपको अंदाजा होगा, तो 1 मीटर में लगभग 3.2 फुट होते हैं। तो फुट तो आपको पता ही है, जो बड़ा वाला स्केल होता है उससे आप समझ लीजिए कि 3 गुना और 3.2 गुना 3 से ज्यादा इसकी लंबाई है, और इसी तरीके से 1 मीटर इसकी ऊंचाई है और 1 मीटर इसकी चौड़ाई भी है। तो अब इसको आप इमेजिन करिए, और जब लीटर में आपको दिया है, सब कुछ आपको लीटर में पूछ रहा है, ये किसके बराबर होता है, घन सेंटीमीटर एक ऑप्शन दिया है और बाकी लीटर्स में दिया है। तो आप एक बार सोचिए कि इतनी बड़ी अगर टंकी आप बना लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसमें कितना पानी आएगा। आपके घरों में देखिए 500 लीटर 1000 लीटर की टंकी होती है जो गोल वाली होती है, उससे देखिए ये बड़ी टंकी बन रही है। तो 500 लीटर वाली से जो टंकी होती है उससे बड़ी बन रही है, यानी कि इसमें 500 से अधिक पानी आएगा। और इसमें एक्चुअल जो पानी आएगा वह कितना आएगा, वह मैं आपको बता दूं, वह आएगा 1000 लीटर में। 1000 लीटर पानी इसमें आएगा। ठीक, और ये आप निकालोगे कैसे, एक घन मीटर में कितने लीटर होंगे, यह निकालने के लिए देखिए 1 लीटर में जो होता है वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कि अगर आप एक 10 सेंटीमीटर भुजा का घन लेते हैं तो उसमें 1 लीटर पानी आता है। ठीक है, यही अगर 10 सेंटीमीटर का घन होता तो उसमें 1 लीटर पानी आता। लेकिन अब ये 1 मीटर का है, तो इसमें कितना पानी आएगा। 1 मीटर क्यूब को हम लोग अब लीटर में बदलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर और क्यूब हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के आगे 6 जीरो। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 1000 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कितना लिख सकते हैं, 1 लीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1000 लीटर। तो इस तरीके से ये आप निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, 1000 लीटर आ जाएगा। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा समकोण, अधिक कोण, विषमबाहु या त्रिभुज संभव नहीं। तो पिछले ही क्लास में मैंने ये आपको बताया था। अब देखिए जो बड़ी भुजा है वह 8 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों छोटी भुजाएं जो हैं वह 3 और 5 सेंटीमीटर है। इनको भी आप जोड़ेंगे 3 और 5 को तो 8 आ रहा है, और बड़ी भुजा भी 8 है, यानी कि बड़ी भुजा के बराबर ही हैं दोनों छोटी भुजाएं। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। अगर इसको टिप को थोड़ा सा जो शीर्ष है इसको ऊपर जाना है, तो योग जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। 3 और 8 5 का जो योग है वह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि 9 10 11 इस तरीके से हो तो त्रिभुज बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दा जो हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। अब इसमें से प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए आ ऑप्शन में 2 दिया गया है, ये प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ऋण 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 3.2 भी नहीं है, और शून्य भी नहीं होता है। शून्य पूर्ण संख्याओं में आता है, ठीक है, होल नंबर्स में आता है।
प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है तो देखिए 22/7 ये क्या है? p/q के रूप में व्यक्त है। ठीक, तो ये तो परिमेय संख्या है ही। पाई का जो मान होता है 3.14, इस तरीके से ये चलता जाता है और कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पाई जो होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है। ऑप्शन बात सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो बात हुई 0.69 की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 69/100। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और 5/√16 को क्या लिख सकते हैं? 5/4, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से पाई जो होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, बस पाई की वैल्यू हम लोग 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए 22/7 रखा जाता है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वह इस तरीके से दशमलव में होती है। ठीक है, 3.14, और ये ऐसे चलता जाता है, खत्म नहीं होता है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स, तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। सर्वसमिका मतलब आप क्या समझते हैं? सर्वसमिका वह होती है जिसमें जो चर होता है, चर का जो कोई भी मान हम रख दें तो उसके लिए वह बराबर होता है। जैसे कोई समीकरण होता है तो वह समीकरण में समीकरण की जो घात होती है, मतलब 1-2 मान के, किसी चर के 1 या 2 मान के लिए, 3 मान के लिए वह दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन जो सर्व समीकाएं होती हैं जैसे a+b², ये सर्व समीकाएं a और b के हर एक मान के लिए सही होता है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आपको खोजना है कि x के हर एक मान के लिए क्या सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3 + 5 यहाँ तो बराबर है ही नहीं, दो पक्ष हैं ही नहीं, तो ये तो सर्वसमिका होगा ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप 2 × ब्रैकेट में x + 1 है एक तरफ, और एक तरफ बराबर किधर 2x + 2 है, तो आप देखेंगे दोनों तरफ वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान जो आप रखेंगे वह सेम आएगा। x का मान 1 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर, 2 रखेंगे x का मान तो भी दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। इस तरीके से x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। जबकि यहाँ 4x = 2x + 6 में x का मान अगर आप 1-2 रखेंगे तो अलग अलग मान मिलेंगे दोनों पक्षों के। इसी तरीके से यहाँ भी, तो आप इसमें रख के देख लीजिए। ऑप्शन बा में 1 रखेंगे तो 2 × 2, फिर और यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 = 4 के। इसी तरीके से 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 6, और इधर भी आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह सर्वसमिका है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, 3 के घाते x धन 2 = 81, तो x का मान होगा। ऐसा प्रश्न मैंने आपको पिछले ही क्लास में कराया था। अब देखिए 3 के घाते x धन 2 है और बराबर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81, यानी कि 3 के घाते 4। अब 3 के घाते 4 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए घात का नियम आपने पढ़ा है, अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं, यानी कि x धन 2 = 4 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, दशमलव के बाद देखिए 2 2 4 1 5 0 और 1, यानी कि 6 स्थान पे दशमलव लगा है, का वर्ग रूप होगा। इसका वर्ग रूप निकालना है। ठीक है, तो किस संख्या का, किस दशमलव संख्या का हम 2 बार गुणा करें कि 6 स्थान पे दशमलव लग जाए। तो जिस दशमलव संख्या में 3 स्थान पे दशमलव होगा उसका अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमको 6 स्थान पे दशमलव मिल जाएगा। और 1 का गुणा कितनी भी बार आप कर लीजिए तो आपको 1 ही मिलना है। तो इस तरीके से अगर 0.001 का गुणा हम 2 बार कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको ये मिल जाएगा दशमलव के बाद 5 0 और 1, यानी कि यह किसका वर्ग है? 0.001 का वर्ग है। तो ये इसका वर्ग रूप
हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, 3/4 ऋण, फिर ब्रैकेट में ऋण 5/4। तो ये देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, जब अंश और हर दोनों में ऋण होता है तो ऋण कट जाता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/4 और ऋण 5/4। अब इसको देखिए, चाहे ऋण हर में हो या अंश में हो, किसी एक में लिख देते हैं, तो ऋण 3/4 और ऋण 5/4। अब देखिए हर जो है वह समान है तो 4 हो जाएगा, ऊपर ऋण 3 और ऋण 5 आपस में जुड़ जाएंगे तो ऋण 8/4 हो जाएगा। 4 से ऋण 8 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा ऋण 2/1 यानी कि ऋण 2। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अब 80 और 90 के बीच कौन सी संख्याएं आती हैं? 81 आता है, 82 आता है, 83 आता है, 84 आता है, 85 आता है, 86, 87, 88 और 89। ये हो गया 90 के बीच इतनी संख्याएं आती हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्याएं, इनके बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या हम देखेंगे, पहली संख्या जो 81 है वह 3 से भाज्य होती है, तो ये एक भाज्य संख्या, हमको चाहिए अभाज्य। 82 2 से भाज्य, और 83 आप देखेंगे तो 83 ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10, ना 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से 83 जो होगा वह अभाज्य संख्या होगा। 84 2 से भाज्य है, और इसके बाद 85 देखिए 5 से भाज्य है, 86 2 से। इसके बाद देखते हैं 87, तो 87 जो है आपका वह 3 से भाज्य है, और 88 भी भाज्य है। और इसके बाद देखते हैं 89, क्या 89 किसी संख्या से भाज्य है? 89 जो हो जाएगा वह किसी से भाज्य नहीं होगा। 89 जो होगा वह किसी से भाज्य नहीं होगा, यानी कि दो संख्याएं हमको मिल गई, 83 और 89 जो किसी से भाज्य नहीं है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं जो निकालनी थी 83 और 89, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती, 6 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 7। तो इस तरीके से ऑप्शन 6 और 7 ये गलत हो जाएगा, केवल 8 गलत, 6 7 और 8 गलत, केवल 7। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में x अंश का मान कितना होगा? x अंश, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, तो त्रिभुज के आगे एक भुजा को बढ़ाया है और एक बाह्य कोण 107 अंश दिखाया है। यानी कि त्रिभुज अगर ए बी सी माने और इसको डी मान दें, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से निकलेगा। बीडी जो भुजा है, ठीक है, बीडी एक रेखा है, और इस रेखा पे पूरा जो ये कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का, 180 अंश का बनेगा। और ये जो कोण बन रहा है वह 107 अंश का है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 107 अंश, यानी कि 73 डिग्री। इसका मान आ गया 73 डिग्री। अब आपको पता है कि त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 12, 124 धन x बराबर 180। x का मान निकालेंगे, घट जाएगा 124, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 124, तो यह आ जाएगा 56 डिग्री। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक, अब देखिए पूर्णांक जो होता है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे पूर्णांकों को मैं संख्या रेखा पे दिखाऊं तो 0 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से ये चलता जाएगा। और इसी तरीके से इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। आपको पता है संख्या रेखा पे अगर हम दाहिने से बाएं ओर बढ़ते हैं
तो हमको छोटी संख्याएं मिलती जाती हैं। तो ऋण 1 छोटी संख्या मिलेगी, फिर ऋण 2 उससे छोटी संख्या, ऋण 3 उससे छोटी संख्या, इस तरीके से जाएंगे हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये सबसे छोटी संख्या हमको मिलेगी, जो कि यहाँ दी नहीं गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। हम समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह 3 है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, अगर भुजा A है तो तीनों का योग 3A ये होता है परिमाप। 3A बराबर 3 दिया है, यानी A बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल किसी भी समबाहु त्रिभुज का कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कि √3/4 मान आ जाएगा। और परिमाप यहाँ देखिए यूनिट आपको दी नहीं गई है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो सही हो जाएगा। √3/4। अब यहीं पे अगर मीटर दिया रहता तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो आ सही हो जाएगा। आप 2022 का यह प्रश्न है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कराया होगा पेपर्स में, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आ या बा में से कोई सही होगा। अगर यहाँ पे परिमाप सेंटीमीटर में दिया होगा तो आ सही होगा, अगर परिमाप मीटर में दिया गया है तो बा सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। निम्न में अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आ में अगर देखेंगे तो सभी भाज्य हैं, बा में आप देखिए 11, 2, 3, तो ये सभी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें 9 भाज्य संख्या है और इसमें 6 भाज्य संख्या, तो इस तरीके से ऑप्शन बा निम्न में अभाज्य संख्या कौन से में सभी अभाज्य संख्याएं हैं ये पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है। अब किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको उसमें जोड़ दें तो मान 0 हो जाएगा। अब ऋण 3/4 में हम क्या जोड़ दें कि मान 0 हो जाए, तो धन 3/4 अगर जोड़ देंगे तो मान जो हो जाएगा वह ऋण 3/4 जोड़ने पे 0 आ जाएगा। ठीक, ऋण 3/4 में अगर 3/4 जोड़ते हैं तो मान 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऋण 3/4 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि मान 1 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि ऋण 4/3। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा ऋण 4/3। तो इस तरीके से 3/4 और ऋण 4/3 ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, तो रेखीय समीकरण की जो पहचान होती है, इसमें जो चर होता है उसकी जो घात होती है वह 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है 1 है, यानी कि यह रेखीय समीकरण है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या है रेखीय समीकरण है। और यहाँ देखिए x की जो बड़ी से बड़ी घात है वो कितनी है 2 है, तो ये क्या, ये द्विघातीय समीकरण है, रेखीय समीकरण नहीं है। तो हमको वही बताना था रेखीय समीकरण जो इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन दा भी रेखीय समीकरण है। अब इसके बाद देखिए 45 है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब ऋण 16 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि मान 0 हो जाए, तो 16 अगर जोड़ देंगे तो मान 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया नहीं है, तो ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46। जब दो अनुपात समान हो तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। दो अनुपात अगर आपस में समान हो तो उनको हम समानुपात कहते हैं। समानुपात मतलब समान अनुपात। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते, 2 बार बिंदी लगी है तो समानुपात। 60:90 में
कौन से मध्य पद हैं, कौन से बाह्य पद हैं, यह आपको बताना है। देखिए 30 और 60 जो है ये मध्य पद हैं और 20 और जो 90 है ये बाह्य पद है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। 20 और 60 को यहाँ पे मध्य पद बताया जा रहा है, ये गलत है। 30 और 90 को बाह्य पद बताया जा रहा है, ये भी गलत है। 20 और 30 बाह्य पद हैं, ये भी गलत है। 30 और 60 मध्य पद हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। अब देखिए 25 अनुपाते 75 और समानुपाते आप 500 अनुपाते 1000 लिखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा, गुणा करके आप देखोगे कि ये पहले समानुपात में कोई है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे बाह्य पद क्या हो गया, 25 और 1000, और मध्य पद क्या हो गया, ये 75 और 500 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाह्य पदों का जो गुणा है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी कि बाह्य पदों का गुणा कितना आ रहा है, 25,000 आ जाएगा, और मध्य पदों का गुणा करेंगे तो 75 गुणे 500, ये आता है 37,500। ठीक है, जो कि आपस में बराबर नहीं है, जो कि जब बराबर होता है तभी समानुपात होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बिल्कुल बाह्य पद होंगे, अगर समानुपात में होंगे तो बाह्य पद होंगे। इसके बाद देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के है, नहीं। मध्य पदों का जो गुणनफल है वह 3,750 नहीं, 37,750, 500 है, 37,500 है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया पहले भी क्वेश्चन, पाई जो है वह परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50। धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद कौन सा धन पूर्णांक होगा। तो 3a धन 5 अगर एक धन पूर्णांक है तो धन 1 इसमें कर देंगे तो इसके ठीक बाद वाला हमको धन पूर्णांक मिल जाएगा, यानी कि 3a + 6। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक का मतलब वो संख्या जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें तो उसका मान जो हो जाए वही रहे। ठीक है, जैसे a में अगर हम उस संख्या को x को जोड़ दें तो उसका मान a ही रहे, तो x का मान कितना आएगा, 0। वो संख्या कितनी होगी, 0। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने 51 नंबर प्रश्न तक कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग तक यह वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की क्लास आपसे मिस ना हो। और सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी विषयों को यूट्यूब पे कभी भी कहीं से पढ़ सकते हैं। सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ऐप जो है वह अवेलेबल है। ऐप के माध्यम से आपकी पूरी पढ़ाई होगी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। उसमें ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको सभी क्लासेस चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आप मिल जाएगा आपको, आप वह प्रिंट कर पाओगे। और राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, राजन पवन सीरीज का पूरा पीडीएफ, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और डाउट सेशन, ये सभी चीजें आपको वहाँ पे कोर्स में मिल पाएंगी। और बिना डिस्टरबेंस के आप पढ़ाई कर पाओगे, सभी वीडियोस को डाउनलोड कर पाओगे, बिना रुके बिना प्रचार के वीडियोस को देख पाओगे। तो इस तरीके से आपके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध है। आप जरूर डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर बनाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म करूंगा। अभी कुछ प्रश्न रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।